नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त है बड़ी खबर का। बरेली से खबर, जहां प्रधानमंत्री के चेंज ओवर के कारण मुंबई और बेंगलुरु की उड़ान रद्द हो गई है। हल्द्वानी में कार्यक्रम होने के कारण त्रिशूल एयरबेस में चेंज ओवर है, जिसके कारण जो उड़ान होनी थी मुंबई से बेंगलुरु के बीच उसे रद्द कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया है। इंडिगो ने मैसेज भेजकर यात्रियों को जानकारी दे दी है। हालांकि उन यात्रियों को जरूर परेशानी होगी जिनको मुंबई से बेंगलुरु की उड़ान भरनी थी, लेकिन ये फ्लाइट अब रद्द हो गई है। सुरक्षा कारणों से फ्लाइट को रद्द किया गया है। बरेली एयरपोर्ट का अपना रनवे नहीं होने से ये परेशानी हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बरेली से बता दें, प्रधानमंत्री के चेंज ओवर के कारण मुंबई बेंगलुरु की जो उड़ान है उसे रद्द कर दिया है। यात्रियों को भी ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है। हल्द्वानी में कार्यक्रम होने के कारण त्रिशूल एयरबेस में चेंज ओवर है, जिसको अभी फिलहाल उड़ानों को वहां से रद्द किया गया है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर, जहां निर्वाचन आयोग के लखनऊ दौरे का आज तीसरा दिन है। आज 10 से 11 बजे तक बैठकों का दौर है, यानी कि बैठकें अभी शुरू होने वाली होंगी या शुरू हो चुकी होंगी। बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव की तैयारियों की निर्वाचन आयोग जानकारी देगा। चुनाव नजदीक है, ऐसे में निर्वाचन आयोग की ओर से भी तमाम तैयारी करनी है। 2 दिन से बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज तीसरा दिन है। आज भी कई बैठकें होनी है। बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी भी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। चुनाव की तैयारियों की निर्वाचन आयोग जानकारी देगा, क्योंकि कोरोना का खतरा भी अब बढ़ता जा रहा है, तो उसके बारे में भी जानकारी लेनी होगी और किस तरीके से एहतियात बरतना है इसका भी ख्याल रखना होगा। 3 दिन से लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी बड़ी बैठकें होनी है। 10 से 11 बजे का समय बैठकों का। बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी भी शामिल होंगे। 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से। देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होता है। चुनाव की तैयारियों की निर्वाचन आयोग जानकारी यहां पर देगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे होनी है। इसके साथ ही बैठकों का दौर लगातार जारी है। तीसरा दिन है निर्वाचन आयोग के लखनऊ दौरे का। 2 दिन हमने देखा लगातार कई बैठकें हुई। आज भी 10 से 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया है बैठकों के लिए और बैठकों का दौर लगातार जारी है। महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि चुनाव नजदीक है, कोरोना का खतरा है। इन सब के बीच में पूरी तैयारी को किस तरीके से मैनेज करना है और कोरोना के खतरे के बीच चुनाव कैसे कराना है, ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, जिसको लेकर बैठकें लगातार हो रही हैं। बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी भी आज शामिल होने वाले हैं। दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव, 10 से 11 बजे का समय था बैठक होने का, तो क्या बैठक शुरू हो गई है? इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल 10 से 11 बजे बैठक होनी है, जो अगर हम कहें मुख्य सचिव के साथ और डीजीपी के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यूपी के नवनियुक्त चीफ सेक्रेटरी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, वो पहुंचे हैं। हम योजना भवन में अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो वो अभी पहुंचे हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट पहले, और वो इस बैठक में शामिल होंगे। जो डीजीपी हैं मुकुल गोयल, वो पहले ही पहुंच गए थे, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, वो पहले पहुंचे थे, क्योंकि यहाँ पर एक मतदाता एक्सप्रेस बस थी जिसे उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 35 से ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं वहाँ पर वो जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जिस तरीके से नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई है, वो आज पहुंच गए हैं। सुबह दिल्ली से सीधे वो यहीं पहुंचे हैं और वो अब इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। हालांकि हमने उनसे पूछा कि आपने कार्यभार ग्रहण कर लिया, उनका कहना है कि इस पर अभी वो मीडिया से बात करेंगे। सबसे पहले वो चुनाव आयोग की इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। चुनाव आयोग के जितने भी अफसर हैं, 13 प्रतिनिधि मंडल दल है, और वो सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये बैठक आज की देखिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 3 दिनों से जो अगर हम कहें भारत निर्वाचन आयोग की टीम लखनऊ में है, और सबसे पहले उसने 3 बैठकें की, 5 घंटे तक वो बैठक चली। कल की अगर बात करें तो तमाम जो जिला निर्वाचन अधिकारी, जो जिलाधिकारी होते हैं, उनके साथ बैठक की। 75 जिलों के जो एसएसपी हैं उनके साथ बैठक की। तमाम जो नोडल अफसर है उनके साथ बैठक हुई और हर एक मुद्दे पर चर्चा हुई। जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनके साथ चर्चा हुई। कैसे चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से उत्तर प्रदेश में कराया जाए, इसको लेकर हर एक नोडल अफसर के साथ, हर एक एजेंसी के साथ बातचीत हुई है। और आज चूंकि चुनाव की प्रक्रिया में चाहे मुख्य सचिव हो चाहे डीजीपी हो,
दोनों की काफी अहम भूमिका होती है। एक के ऊपर पुलिस की जिम्मेदारी होती है, कानून व्यवस्था कैसे बरकरार रखी जाए उसकी जिम्मेदारी होती है, तो दूसरे के ऊपर कैसे जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको शांतिपूर्वक ढंग से कराया जाए, यानी जो प्रशासनिक मशीनरी लगती है उसका कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए, वो जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी के ऊपर होती है। और इसीलिए दोनों लोगों के साथ आज ये बैठक हो रही है। अब तक जो फीडबैक मिला है चुनाव आयोग को, बिल्कुल अनुभव, बैठक काफी अहम हो जाती है, बैठक लगातार जारी है। अब देखना ये होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे होगी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए अनुभव। तो आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की ओर से लगातार दौरा किया जा रहा है। लखनऊ दौरे का आज तीसरा दिन है, जिसमें कि किस तरीके से तैयारी होगी चुनाव को लेकर उसके बारे में बैठक की जा रही है। आज भी बड़ी बैठक 10 से 11 बजे होनी है। दुर्गा शंकर मिश्र वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा बैठकों का दौर लगातार जारी है, क्योंकि कोरोना के वक्त में चुनाव कराना भी एक बड़ी चुनौती होगा। तैयारी क्या है चुनाव को लेकर, सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा चुनाव होना है, ऐसे में तैयारियां भी उसको लेकर मुकम्मल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे संवाददाता ने तमाम वो आपको जानकारी दी। बैठक वहां पर शुरू हो चुकी है, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होता है। तो 3 दिन का ये दौरा, जिसका आज तीसरा दिन है, आज भी बैठकें लगातार चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इससे 2 दिन पहले भी हमने देखा लंबी लंबी मैराथन बैठकें चली, कल भी कुछ बैठक हुई, उससे पहले भी हमने देखा कई बैठक हुई थी। बैठकों का दौर लगातार जारी है। मुख्य सचिव और डीजीपी अभी जो बैठक हो रही है उसमें शामिल है। 12 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होता है, क्योंकि चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर में जुलाई जैसी आफत, चौंकिए नहीं, हम ना तो गर्मी की बात कर रहे हैं ना ही तापमान की, बात हम कोरोना की कर रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया को डरा कर रखा है। यूपी भी इससे अछूता नहीं है। और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें, जितने संक्रमित मरीज मिले हैं वो 11 जुलाई के बाद के एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे में 118 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। अब यूपी में एक्टिव कोरोना केसेस की संख्या बढ़कर 473 हो गई है। हालांकि कोरोना संक्रमितों की जांच में सिर्फ 3 लोगों में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। यूपी का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.01% से बढ़कर 0.05 हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एपिडेमिक एक्ट को 3 महीने बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। 3 से 4 जनवरी को यूपी के सभी हॉस्पिटल्स में रिहर्सल्स कराने का फैसला लिया गया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इसको लेकर सभी जिलों को निर्देशित कर दिया है। इस रिहर्सल में हॉस्पिटल, ऑक्सीजन और मेडिकल इक्विपमेंट्स के एक्टिवेशन को चेक किया जाएगा, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से लौट रहा है। और ऐसे में जिस तेजी के साथ संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे की और आम जनता की चिंता भी बढ़ा रही है। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए व्यवस्थाएं भी मुकम्मल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहीं कोरोना से पार पाने के लिए यूपी सरकार ने नई रणनीति भी तैयार की है। बताते हैं क्या प्लानिंग की गई है यूपी सरकार की ओर से। प्रदेश में 57 लाख लोगों को बूस्टर डोज देने की तैयारी सरकार की ओर से की गई है। अलग अलग रोगों से पीड़ित 37 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगाया जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा ओमिक्रॉन जिन लोगों को ये वेरिएंट ने छुआ है वो पहले से ही दोनों वैक्सीन उन्हें लग चुकी थी, वैक्सीनेटेड थे। ऐसे में बूस्टर डोज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। 20 लाख हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को भी बूस्टर डोज लगाया जाएगा। उनकी भूमिका सबसे अहम रहती है। 15 से 18 साल के बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी थी। ऐसे में इस उम्र के लोगों को भी, इस उम्र के बच्चों को भी टीका देने का प्लान अब तैयार किया गया है। उम्र वर्ग के 1 करोड़ 4 लाख किशोरों का 3 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो जाएगा, यानी कि अब बच्चों को भी वैक्सीनेट करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसकी शुरुआत 3 जनवरी से हो जाएगी। 15 से 18 वर्ष की उम्र के जो किशोर हैं उनको भी टीका लगाने का प्लान पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। वहीं यूपी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि उत्तराखंड में थोड़ी सी राहत है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में राज्य में 38 कोरोना के नए मरीज मिले। इनमें सबसे अधिक 21 मरीज देहरादून में मिले हैं।
नैनीताल में 6, पौड़ी गढ़वाल में 5, हरिद्वार में 3, उधम सिंह नगर में 2 और चमोली में कोरोना के 1 मरीज की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 222 हो गई है। इससे पहले मंगलवार को 44 केस मिले। अच्छी बात ये रही कि 42 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। तो ऐसा नहीं है कि लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी सर पर मंडरा रहा है, बल्कि और तेजी से सामने आ रहा है। कब ये 40 से 400 में बदलेगा नहीं जानते, इसलिए एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और चलिए अब बात बड़ी खबर की करेंगे। यूपी के नवनियुक्त चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ में योजना भवन दुर्गा शंकर मिश्र पहुंचे हैं। चुनाव आयोग की बैठक में दुर्गा शंकर मिश्र शामिल होंगे। डीजीपी के साथ, मुख्य सचिव के साथ ये बैठक चल रही है, जिसमें दुर्गा शंकर मिश्र भी शामिल हो रहे हैं। 10 बजे से 11 बजे का समय है बैठक का, जिसमें दुर्गा शंकर मिश्र भी थोड़ी देर में आप लोगों से बात आपका लंबा एक्सपीरियंस है उत्तर प्रदेश का, कैसे आप काम करेंगे, क्योंकि अब चुनाव थोड़ी देर में आप लोगों से बात करेंगे। तो ये आप देखिए उत्तर प्रदेश के जो नवनियुक्त चीफ सेक्रेटरी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, वो पहुंचे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि अभी वो सबसे पहले दिल्ली से लखनऊ पहुंचे हैं और इलेक्शन कमीशन इस बैठक में शामिल होने के लिए यहाँ योजना भवन पहुंच गए हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा है। आप देखिए दुर्गा शंकर मिश्रा लंबे समय से उत्तर प्रदेश में रहे, तमाम सारे जिलों में डीएम रहे, बहुत सारे प्रशासनिक पदों पर रहे, एक लंबा अनुभव है। और अभी हाल में जिस तरीके से केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में तैनात थे, कानपुर में जो मेट्रो चली उसमें उनकी अहम भूमिका है। तमाम सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाते हैं और उनके क्रियान्वयन में भी एक बड़ी भूमिका दुर्गा शंकर मिश्रा की रही है। 1984 बैच के आईएएस अफसर हैं। 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे थे, लेकिन अब 1 साल का सेवा विस्तार उन्हें दिया गया है। उत्तर प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी वो बनाए गए हैं। काफ़ी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। क्योंकि अब चुनाव होने, और इसीलिए कल जब ये घोषणा हुई उसके तुरंत बाद वो दिल्ली से सीधे लखनऊ पहुंचे हैं। और यहाँ आप देखिए सर, एक बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन आपका लंबा अनुभव है सर उत्तर प्रदेश में, आपका लंबा एक्सपीरियंस है। देखिए फिलहाल अभी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बैठक के बाद ही वो मीडिया से कोई बात करेंगे, पर हाँ ये जरूर है कि आज की इस बैठक में चीफ सेक्रेटरी के तौर पर अगर हम कहें तो दुर्गा शंकर मिश्रा पहुंचे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन के तमाम अफसर भी मौजूद हैं। और आज जो ये बैठक है वो चुनाव को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैमरा वीरेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। तो हमारे संवाददाता अनुभव ने आपको दिखाया किस तरीके से यूपी के जो नवनियुक्त चीफ सेक्रेटरी हैं दुर्गा शंकर मिश्र, वो लखनऊ पहुंचे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी बैठक वहां पर चल रही है। चुनाव की तैयारियां किस तरीके से, चुनाव के लिहाज से जो आज की बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। और बड़ी बात उसमें यह है कि यूपी के नवनियुक्त चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। लखनऊ में योजना भवन की तस्वीरें आपको हमारे संवाददाता ने दिखाई। वहां पर दुर्गा शंकर मिश्र को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दिल्ली से लखनऊ वो पहुंचे हैं। इस बैठक में वो शामिल होंगे। चुनाव आयोग की एक बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में दुर्गा शंकर मिश्र भी पहुंचे हैं। वहीं गाजियाबाद के एसडीएम सदर विनय कुमार ने कल देर रात रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आधी रात को फुटपाथ और आसपास के लोगों को खुले आसमान के नीचे सोता हुआ देखकर जगाया और कर्मचारियों की मदद से रैन बसेरे में पहुंचाया। ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में रैन बसेरों के इंतजाम भी जगह जगह किए गए हैं। अब ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एसडीएम सदर ने औचक निरीक्षण करने के लिए जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा किस तरीके से सड़कों पर लोग सोए हुए हैं और उन्हें रैन बसेरों तक पहुंचाया गया। जो लोग सड़कों पे हैं उनको तो प्रयास कर रहे हैं हम कि कम्युनिकेट करके और कन्विंस करके रैन बसेरों में ले जाया जाए। कुछ फैमिलीज़ फिर भी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती हैं, जो बेआसरा हैं, तो उनको प्रयास कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट से हमको कंबल प्रोवाइड किए जाते हैं उनको लिस्ट करके और उनको कंबल वितरित किया जाए। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक अभियान चल रहा है। इस झुग्गी में जितने लोग भी निवास करते थे, हमारे क्षेत्रीय लेखपाल ने सुबह से उनको आइडेंटिफाई किया और रात में हम उनको कंबल वितरित कर रहे हैं ताकि उनको ठंड से बचाया जाए। फिर भी हम इनसे आग्रह यही करते हैं कि ये रैन बसेरों का लाभ उठाएं, क्योंकि वहाँ व्यवस्थाएं इससे कहीं बेहतर। खबर की कानपुर से खबर, जहां यात्रियों के लिहाज से मेट्रो का पहले दिन बढ़िया आगाज हुआ। कल एक दिन में 30,000 लोगों ने मेट्रो में सफर किया। एक दिन में 30 लाख की कमाई भी हुई। 4 मेट्रो ट्रेन ने सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 117 चक्कर लगाए।
एक बार में करीब 900 से 1000 के बीच में यात्री इस मेट्रो में सफर कर सकते हैं। 8 स्टेशन तक इस मेट्रो की सुविधा वहां की जनता को मिलेगी। कल इसका पहला दिन रहा जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की और उसके बाद कल यात्रियों ने इसमें सफर किया। यात्रियों के लिहाज से मेट्रो का पहला दिन काफी अच्छा रहा। कल एक दिन में 30,000 लोगों ने सफर किया और एक दिन में 30 लाख के करीब कमाई हुई। 4 मेट्रो ट्रेन ने सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 117 चक्कर लगाए। हर 10 मिनट में मेट्रो ट्रेन वहां से चली। 8 स्टेशन तक ये सुविधा वहां के लोगों को मिल पाई। आगे बढ़ते हैं देहरादून से बड़ी खबर, जहां कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही अब एंट्री मिल पाएगी। वैक्सीन का दोनों डोज ले चुके लोगों को राहत है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। देहरादून डीएम और राजेश कुमार ने ये निर्देश दिए हैं। राजधानी के सभी चेक पोस्ट पर सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों ने वैक्सीन का दोनों डोज लगवाया है सिर्फ उनको ही एंट्री दी जा रही है। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही अब एंट्री दी जाएगी। वैक्सीन का दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए ये बड़ी राहत है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पंकज राणा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। पंकज, उन लोगों के लिए ये राहत है जिन्होंने दोनों डोज लगवाया हुआ है और एहतियातन ये कदम भी बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर देखिए, उत्तराखंड में जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसके लिहाज से प्रदेश भर में सख्ती बरतना शुरू कर दी है। पहली कड़ी में सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू किया था, लेकिन अब क्योंकि मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वो अपने जिलों में पूरी तरह से निगरानी रखें कि उन्हें अपने जिलों में क्या करना है। उसी कड़ी में देहरादून के जो डीएम है आर राजेश कुमार ने उसके आदेश जारी किए हैं कि देहरादून के किसी भी एरिया से अगर आप देहरादून में एंट्री कर रहे हैं तो आपको कोविड की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को पर लागू किया गया है, लेकिन इसमें एक राहत ये दी गई है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली हैं उनको बिना कोविड रिपोर्ट के एंट्री मिल सकती है, यानी कि थोड़ी राहत दी गई है। लेकिन जिन लोगों ने पहली डोज ली है या जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली है उनको कोविड की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। आसरोडी चेक पोस्ट के साथ साथ हरिद्वार बॉर्डर पर, उसके साथ साथ ही जो जोलीग्रांट एयरपोर्ट है वहां पर और रेलवे स्टेशन बस स्टॉप पर पूरी तरह से सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए हैं। टीमें वहां नियुक्त कर दी हैं। जो भी व्यक्ति आएगा उसको कोविड की रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी उसे शहर में एंट्री मिलेगी। इसके अलावा अन्य कई सख्तियां पाबंदियां लगाने पर भी सरकार विचार कर रही है। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए सीधे आपको गोरखपुर लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं। तो देखिए गोरखपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार जो दौरे हैं योगी आदित्यनाथ के अलग अलग जगह पर हैं। कल भी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, जहां जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया, विपक्ष पर निशाना भी साधा। और अब देखिए कोई प्रदर्शनी जैसा है, वहां पर जो मौजूद लोग हैं वो योगी आदित्यनाथ को दिखाते हुए, समझाते हुए चल रहे हैं। और इसी तौर पर योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गोरखपुर से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। गोरखपुर वैसे भी योगी आदित्यनाथ का ही क्षेत्र है। वहां पर विकास को लेकर लगातार मुख्यमंत्री की ओर से तमाम काम किए गए हैं। समय समय पर योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचते भी हैं। अब जब चुनाव नजदीक है तो लगातार दौरे भी योगी आदित्यनाथ के हो रहे हैं। कल भी हमने देखा जनसभा को वहां से उन्होंने संबोधित किया, विपक्ष पर निशाना साधा और साथ ही साथ बताया कि डबल इंजन की सरकार किस तरीके से काम कर रही है जनता के पक्ष में। आगे भी क्या काम करना है, आगे भी क्या भाजपा का विजन है, उसके बारे में उन्होंने बताया। अब ये देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर है गोरखपुर से। वहां एक प्रदर्शनी लगाई गई है, कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं और उन बोर्ड्स पे वो तस्वीरें लगाई गई हैं कि आगे किस तरीके से काम किया जाना है और क्या काम अभी तक हुआ है, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ देखते हुए वहां से आगे बढ़ रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं गोरखपुर से। योगी आदित्यनाथ आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, उनके साथ में तमाम लोग भी पहुंचे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। ऐसे में अलग अलग जगहों से जनसभाएं कर रहे हैं और गोरखपुर की ही बात करें तो योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नजर योगी आदित्यनाथ की है। इसके अब ये देखिए जो पूरा मॉडल रहने वाला है उस मॉडल को देखते हुए यहाँ पर आपको तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। साथ में कई और लोग हैं जो इसके बारे में जानकारी देते हुए आप देख पाएंगे किस तरीके से विकास के मॉडल को पटरी पर लाया जाए और उसको
अमली जामा पहनाया जाए, उसके लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो पहले से कर ली गई हैं। उसके लिए एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। सौगातों का सिलसिला लगातार जारी है क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर सौगातों की बौछार लगातार हो रही है। ये जो तस्वीरें हैं गोरखपुर से हैं। गोरखपुर मुख्यमंत्री का ही क्षेत्र है। ऐसे में वहां पर विकास की राह कैसे आसान होगी, लगातार मुख्यमंत्री उस पर काम करते आए हैं। आगे क्या विकास का मॉडल वहां पर रखना है, उसको लेकर चर्चा लगातार होती रही है। कुछ प्रदर्शनी जैसा वहां पर लगाया गया, एक मॉडल भी तैयार किया गया। उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। पूर्वांचल में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चाहे बात गोरखपुर की कर लें, चाहे बात काशी की कर लें, हर एक जगह से योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी गरजते हुए नजर आ रहे हैं और जनता को ये संदेश देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता के लिए अभी तक पिछले 5 साल में कितना काम हुआ और आगे क्या काम हो सकता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बालिका छात्रावास बनाया जाएगा, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ 55 लाख के करीब होगी। बड़ी सौगातें लगातार पूर्वांचल में दी जा रही हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय किस तरीके का होगा, उसको लेकर एक मॉडल भी तैयार किया गया। वो मॉडल भी योगी आदित्यनाथ ने यहां पर देखा। पूर्वांचल पर खास तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर है और खास तौर पर अगर भाजपा की बात करें तो पश्चिमी यूपी में कुछ पकड़ अपनी कमजोर देखते हुए पूर्वांचल पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है। ये जो तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं, ये गोरखपुर से सीधी तस्वीरें हैं। सौगातों का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ अपने क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। विकास के मॉडल पर कैसे आगे काम करना है, उसके लिए जो पूरा एक परफॉर्मा है वो तैयार किया गया है। उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। पूर्वांचल विजय का गुरु मंत्र योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया जा रहा है, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है। सौगातों का सिलसिला लगातार जारी है। खास तौर पर भाजपा की नजर इस बार पूर्वांचल पर है, क्योंकि कई बड़ी सौगातें इसी क्षेत्र में भाजपा की ओर से, सरकार की ओर से यहां पर दी गई हैं। गोरखपुर की हम बात कर लें तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। ऐसे में गोरखपुर को कैसे आगे लेकर जाना है, पिछले 5 साल में गोरखपुर भी काफी बदला है, उसको लेकर भी देखते हुए, उस प्रदर्शनी को देखते हुए आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री नजर आए।